हेलो हेलो हेलो, आप सभी लोगों को अविनाश मिश्रा का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है जी आप सभी लोगों का हमारे आज के इस क्लास में। आज के इस क्लास से पहले मैं आप लोगों को पिछले कक्षाओं में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ मुद्रास्फीति क्या होता है। दूसरी चीज बता दूंगा हूँ क्यों होता है, और आज बताऊंगा कि कितने तरह की होती है। मतलब आज हम लोग बात करेंगे मुद्रास्फीति के प्रकार के बारे में। ठीक है, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई के प्रकार, कितने तरीके के महंगाई होते हैं। हाउ द टाइप्स ऑफ द मुद्रास्फीति या फिर इन्फ्लेशन के कितने टाइप्स होते हैं, ये बात करेंगे आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में आप लोग बन जाते हैं तो आप लोगों के दिमाग में जो महंगाई को लेकर के बातें हैं आप लोगों के दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आप लोगों के दिमाग में सेट हो जाएगा कि क्या होता है ये चीज, ये क्या टर्म होता है। अनेकों कारण आप लोगों को पता चलेगा कि बाजार में, मार्केट में, देश में कैसे बढ़ जाता है मुद्रास्फीति, कैसे आ जाता है, महंगाई बढ़ जाता है। आप लोगों के बारे में बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ में किया जाएगा, तो प्लीज आप लोग लेक्चर में बने रहें, अंत तक देख करके जाएं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं लेक्चर का। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मुद्रास्फीति के प्रकार। मुद्रास्फीति के प्रकार, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। आराम से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, सब कुछ अपने हाथ में है। मुद्रास्फीति के प्रकार दो आधार पे हम देखेंगे। इसका जो प्रकार है हम लोग दो आधार पर देखेंगे। पहला जो आधार हमारा होगा सामान्य कीमतों में। सामान्य कीमत किसको बोलते हैं? सामान्य कीमत किसको बोलते हैं, जल्दी बताओ। सामान्य कीमतों में वृद्धि के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार। सामान्य कीमत उसको बोलते हैं जब मार्केट में हर एक चीज का, मतलब बहुत सारी वस्तुओं एवं सेवाओं का प्राइस जब बढ़ने लग जाती है तो उसको बोलते हैं सामान्य कीमत में वृद्धि। ठीक है, तो सामान्य कीमतों में वृद्धि के आधार पर सिर्फ एक वस्तु का और सेवा का कीमत नहीं, पूरे वस्तु का सेवा का कीमत। और दूसरा जो हम लोग आधार देखेंगे, पहला आधार ये हो गया। दूसरा आधार हम देखेंगे कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार। तो चलो पहले ये जो आधार है सामान्य कीमतों में वृद्धि के आधार पर, उसको हम लोग खत्म करते हैं। सामान्य कीमतों में वृद्धि के आधार पे जो इन्फ्लेशन होता है वो होता है, सबसे पहला जो इन्फ्लेशन होता है, सबसे पहले तरह का जो टाइप्स होता है इन्फ्लेशन का, वो होता है क्रीपिंग, रेंगती मुद्रास्फीति। क्रीपिंग इन्फ्लेशन। दूसरे तरीके का जो है वो है चलती मुद्रास्फीति। ये क्या कर रहे हो सर, दौड़ना चलना खेलना सिखा रहे हो यहाँ पर? वो बात नहीं है भाई, यहाँ पर टर्म है इसका चलती मुद्रास्फीति, वर्किंग इन्फ्लेशन। रेंगती मुद्रास्फीति, चलती मुद्रास्फीति, एक बार टर्म लिख देने दो, उसके बाद में सारी की सारी बातें आप लोगों को एक्सप्लेन किया जाएगा। उसके बाद में दौड़ती मुद्रास्फीति, नया नया टर्म है ना, नए नए टर्म सीखने को मिल रहा है, अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। सीखो भाई, एकदम आराम से सीखो, बहुत सारी चीजें पढ़ा दिया जाएगा। दौड़ती मुद्रास्फीति, रनिंग इन्फ्लेशन। एक टाइप का और होता है, दो तरीके के और होते हैं। एक होता है कूदती मुद्रास्फीति, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। और एक क्लास टाइप का अति मुद्रास्फीति।
अति मुद्रास्फीति, हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन। चलो आराम से समझते हैं। रेंगती मुद्रास्फीति में क्या होता है, किसके बारे में बात करें हम लोग? सामान्य कीमतों में वृद्धि के आधार पर, सामान्य कीमतों में वृद्धि के आधार पर। ठीक है, बात करते हैं अब। अगर सामान्य कीमत में अगर मान लो 3% का वृद्धि हो जाए, कितने परसेंट का? 3% का वृद्धि हो जाए, सामान्य कीमत में 3% का वृद्धि हो जाए, 3% का वृद्धि हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेंगती हुई मुद्रास्फीति उस देश में चल रही है। अब क्या मतलब है 3% का? 3% सामान्य मुद्रास्फीति बढ़ गई, इस बात का क्या अभिप्राय है सर? मतलब ये है कि इस मार्कर का प्राइस पिछले साल, ठीक है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है दोस्तों, आप लोग अभी जान सकते, फाइनेंशियल ईयर या हिंदी में इसको वित्तीय वर्ष बोलते हैं। फाइनेंशियल ईयर होता है तुम्हारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। अभी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, आज जो चल रहा है, आज खत्म हो जाएगा 12 बजे के बाद, वो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, उसको ऐसे लिखेंगे, जो चल रहा है उसको फाइनेंशियल ईयर, कैसे लिखेंगे? फाइनेंशियल ईयर 2026। कैसे लिखा जाएगा? फाइनेंशियल ईयर 2026। इसका मतलब ये होता है फाइनेंशियल, यार गलत लिखा गया, क्या स्पेलिंग जी? फाइनेंशियल ईयर 2025-26, इस वाले सेंटेंस का, इस वाले टर्म का ये मतलब है। तो ठीक है, फाइनेंशियल ईयर आप लोगों को समझ में आ गया। 31 मार्च लास्ट डेट होता है, 1 अप्रैल से चालू होता है 31 मार्च। आज है 31 मार्च 2026, आज जो है ये वाला फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, फाइनेंशियल ईयर 2026 रैप अप। ठीक है, अब आप लोग जब सोकर उठेंगे तो नया फाइनेंशियल ईयर में आप लोग जगेंगे, वो फाइनेंशियल ईयर होगा तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर 27। इसका क्या मतलब है आप लोग कमेंट में लिखें। ठीक है, चलते हैं। तो पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर में, पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर मतलब कि फाइनेंशियल ईयर, यहां पर आ जाओ, फाइनेंशियल ईयर तुम्हारा 25 में, फाइनेंशियल ईयर 25 में मान लो इस मार्कर का प्राइस था ₹100। कितने रुपए? 100 रुपीज। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2026 में जो इसका प्राइस हो गया है, इसका प्राइस हो गया है 103 रुपए। कितने रुपए? 103 रुपए। कितने परसेंट का वृद्धि हुआ है? 3% का। कितने परसेंट का? 3%। कितना रुपए बढ़ा है? 3 रुपए। तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 3 रुपए की, 3% की। तो ऐसी टाइप का मुद्रास्फीति जिसमें सामान्य कीमतों के स्तर में जब 3% तक वृद्धि देखने को मिल जाए, तो वैसी टाइप के मुद्रास्फीति को हम लोग रेंगती हुई मुद्रास्फीति बोलते हैं कि चलो भाई ठीक है, कोई ज्यादा प्राइस बढ़ा नहीं है, रेंगता हुआ चल रहा है सिस्टम, अच्छा बात है। तो क्या बोला मैं, एक बार फिर से रिवाइज कराता हूं, पिछले साल के कंपेयर में इस साल अगर उसका 3% दाम बढ़ जाए उस चीज का, इस टी शर्ट का पहले मान लो कि 200 रुपए मार्केट में प्राइस था, इस साल जो हो गया है 203 रुपए हो गया है, तो इसको बोलेंगे 3% का महंगाई बढ़ गया है। और ये किस कैटेगरी में आएगा? तो रेंगती हुई मुद्रास्फीति में आएगा। अब चलते हैं चलती हुई मुद्रास्फीति में। जिस तरीके से 3% का वृद्धि होता है तो रेंगती मुद्रास्फीति कहते हैं, उसी तरीके से अगर 4 से 5% तक अगर बढ़ती हुई दिखाई दे तो उसको बोलते हैं हम लोग चलती हुई मुद्रास्फीति। मतलब कि पहले ई मार्कर का अगर 100 रुपए दाम था पिछले साल, अब इस मार्कर का दाम हो गया 104 या 105 रुपए,
तो उसको बोलेंगे चलती हुई मुद्रास्फीति हो गई है देश में। और दौड़ती हुई मुद्रास्फीति में किसे क्या बोलते हैं? 9% तक। कितने परसेंट तक? 9% तक। ठीक है, बात को समझ में आ रहा है? अब आगे चलते हैं। कूदती हुई मुद्रास्फीति किसको बोलते हैं? अगर 2 अंक में डबल डिजिट या फिर ट्रिपल डिजिट में अगर दाम बढ़े तो उसको बोलते हैं हम लोग कूदती हुई मुद्रास्फीति। मान लो इस मार्कर का प्राइस, इस मार्कर प्राइस समझते हैं ना, इस मार्कर का 100 रुपया प्राइस था पिछले साल, अब हो गया है इस मार्कर का प्राइस 1010 रुपया। कितना रुपया? 110 रुपया, मतलब कि ट्रिपल डिजिट में। पहले कितना था? 100 रुपए, अब कितना हो गया है? 100 रुपए बढ़ गया है, तो इसका दाम हो गया है 210 रुपए। कितना रुपए? 210 रुपए। कितने रुपए बढ़ गया? तो कितने परसेंट की वृद्धि हुआ है इसमें? इसमें हुआ है तुम्हारा 110% का वृद्धि। 110% मतलब कितने डिजिट? 3 डिजिट। अगर 3 डिजिट या डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट में अगर बढ़ता है अगर कीमत वस्तुओं एवं सेवाओं का, तो उसको बोलते हैं हम लोग कूदती हुई मुद्रास्फीति। समझ में आ गया आप लोगों को? अब बात करते हैं अति मुद्रास्फीति क्या होता है सर। तो अगर प्राइस, अगर सामान्य कीमत स्तर 1000% से ज्यादा, 1000% से ज्यादा बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको? हम लोग बोलते हैं अति मुद्रास्फीति। अति मुद्रास्फीति में क्या होगा? इस मार्केट का प्राइस मान लो कि 100 रुपया था पिछले साल, अब हो गया है इसका प्राइस 1100 रुपए। कितना रुपए? 1100 रुपए। तो उसको बोलते हैं हम लोग अति मुद्रास्फीति। बिहान सुबह उठ के मैं क्या कहूंगा? मेरे देश में अति मुद्रास्फीति या हाइपर इन्फ्लेशन हो गया है। और जब ऐसा कंडीशन होता है किसी देश के पास, तो वो अपने देश की मुद्रा से विश्वास उठ जाता है उस आदमी का। देश की मुद्रा से विश्वास खत्म हो जाता है, क्यों होता है? आप लोगों को समझ में आ रहा है? किस लिए खत्म हो जाता है? कि मान लो कि ये पहले 100 रुपए का मिलता था, अब मुझे 1100 रुपए का मिलेगा, तो मैं तो कहूंगा ना कि भाई ये जो 100 रुपए का नोट है किस काम का, ये तो बेकार हो गया। फिर इस तरीके से जब महंगाई बढ़ती है तो ऐसा ही सिचुएशन आता है। इस तरीके का एक महंगाई का एक एग्जांपल देखने को मिलता है 2018 में वेनेजुएला एक देश है। यहाँ का सरकार जो चाहता था, वो चाहती थी यहाँ की सरकार कि हम अपने देश में ज्यादा से ज्यादा नोट छाप करके लोगों की गरीबी दूर कर दें। तो उस स्थिति में बहुत सारे लोगों के पास पैसा आ गया, और जब मनी सप्लाई बढ़ गया, मनी सप्लाई जब बढ़ जाता है तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाता है, और जब डिमांड बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? कीमतों में वृद्धि होगी। कीमत जो सामान्य कीमत है वृद्धि हो जाएगी, तो सामान्य कीमत जब बढ़ जाएगी तो मुद्रास्फीति आ जाएगी। तो इतना ना ज्यादा बढ़ गया, 1000% से ज्यादा बढ़ गया, इसीलिए हाइपर इन्फ्लेशन आ गया था वेनेजुएला में। ठीक है, तो ये था एक आधार पे, ठीक है, ये था सामान्य कीमतों के आधार पे रेंगती हुई, चलती हुई, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, कूदती हुई मुद्रास्फीति, अति मुद्रास्फीति। आई होप आप लोगों को इस बेसिस पे ये सारी जो मुद्रास्फीति का प्रकार था आप लोगों को समझ में आया है। ठीक है, अगर समझ में आया है तो एक बार आप लोग कमेंट में लिखें कि सामान्य कीमतों में वृद्धि के आधार पर जो मुद्रास्फीति के प्रकार है वो सर क्लियर हो गए हैं। अब चलिए नेक्स्ट आधार पे चलते हैं, कारणों के आधार पे। कारणों हम बात करते हैं, हम कारणों के आधार पे दूसरा जो आधार बताया था मैं, एक सामान्य कीमत में वृद्धि के आधार पर और दूसरा कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार, मुद्रास्फीति के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति का जो प्रकार होता है वो 3 तरीके का। पहला जो है वो मांग जनित मुद्रास्फीति। नाम सुने हुए सब, नया नया टर्म मिला रहना है सीखने को, सीखो। मांग जनित मुद्रास्फीति,
मांग जनित मुद्रास्फीति, डिमांड पुल, इंग्लिश में लिख दूंगा बाद में जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तब। उसके बाद में मांग जनित मुद्रास्फीति और एक होता है लागत जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति, और लास्ट जो होता है निर्मित मुद्रास्फीति। चलो पहला जो है उसको पढ़ते हैं, निर्मित मुद्रास्फीति। सबसे पहला पढ़ते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति। मांग जनित मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ये जो है मुद्रास्फीति का प्रकार है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कहानी जो चल रही है शॉर्ट फॉर्म में चल रही है। देखो इन्फ्लेशन यहाँ पर मुद्रास्फीति का शॉर्ट फॉर्म। एक बात बताओ, नाम से ही पता चल रहा है भाई, डिमांड कौन करता है? उत्पादक करता है कि उपभोक्ता? उपभोक्ता। कौन करता है? उपभोक्ता। कंज्यूमर्स डिमांड करते हैं सर। उपभोक्ता क्या करेगा? आपका डिमांड करेगा, नई नई चीजों का डिमांड करेगा। ठीक है, मान लेते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति में जो उपभोक्ता है क्या करता है? किसी चीज का मांग करता है, डिमांड करता है। अगर उपभोक्ता मान लो क्या करता है, उपभोक्ता क्या करता है? डिमांड करता है, किसी चीज का मांग करता है। ठीक है, किसी चीज का मांग करेगा यानी कि डिमांड करेगा, एग्रीगेट डिमांड करेगा, एग्रीगेट डिमांड। अब मुझे बताओ एक बात कि मैं कोई चीज कब खरीदना चाहूंगा? बताओ मुझे कि मैं चाहता हूं कि मेरे घर में टीवी लग जाए, मैं चाहता हूं कि मेरे घर में एसी लग जाए। कब? जब मेरे पास पैसे होंगे तब। जब मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो बड़े बड़े सपने बातें नहीं होंगी। बड़ी बड़ी बातें कब होती है? जब पैसे रहता है तब। तो यहाँ पर भी जो उपभोक्ता है मांग कर रहा है, बहुत ज्यादा मांग कर रहा है। क्यों मांग कर रहा है? क्योंकि इसके पास में मनी सप्लाई जो है, एमएस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मार्केट में जो है वो बहुत ज्यादा मनी सप्लाई, बहुत ज्यादा इसके पास में पैसा आ गया है, इसीलिए इसका मांग जो है क्या हो गया है? बढ़ गया है। समझ में आ गया क्या? मांग जनित मुद्रास्फीति का क्या मतलब है? जब उपभोक्ता की मांग बढ़ जाती है। और इसका मांग कब बढ़ेगा? एमएस जब बढ़ जाएगा। एमएस मतलब मनी सप्लाई, मनी सप्लाई जब बढ़ जाएगा। मनी सप्लाई कब बढ़ेगा? वही तो समझना है बात को। वही कारण तो है, वही तो मेन कहानी है कि कब कब मनी सप्लाई बढ़ता है मार्केट में। ठीक है, तो जब मार्केट में, जब किसी देश में मांग के कारण बहुत ज्यादा मांग होने की वजह से कोई मुद्रास्फीति पनपती है, तो उस टाइप के मुद्रास्फीति को हम लोग बोलते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यानी कि मांगने से किसी चीज के डिमांड करने से इंडिया में चाहे कोई भी कंट्री में वो क्या हो गई है? मुद्रास्फीति जन्म ले ली है, महंगाई आ गया है मांगने से किसी चीज को। वाह। तो समझते हैं मांग कब बढ़ता है? जब एमएस बढ़ता है। एमएस कब बढ़ेगा? एडी कब बढ़ेगा? यानी कि मांग, कोई भी उपभोक्ता कब मांग करेगा? जब मार्केट में जो बहुत ज्यादा मनी का सप्लाई, बहुत ज्यादा पैसा है मार्केट में, बहुत ज्यादा पैसा है मार्केट में। तो अब मुझे बताओ कि मनी सप्लाई कब कब बढ़ेगा? मनी सप्लाई बढ़ने के कारण, बाजार में मनी सप्लाई कब बढ़ेगा? कारण बताओ उसका, कब कब बढ़ जाते हैं? उसका कारण क्या क्या हो सकता है? सबसे पहला कारण जो है, सरकार के तरफ चलते हैं हम लोग। सरकार के व्यय बढ़ जाए। सरकार का व्यय मतलब क्या? सरकार का जो यहाँ पर व्यय शब्द है, यहाँ पर क्या समझ में आता है? सरकार जो है बहुत ज्यादा खर्चा करने लग जाए। सरकार, हमारे देश के जो नरेंद्र मोदी हैं, वो क्या करने लगे? बहुत ज्यादा पैसा का खर्चा करने लगे। अरे भाई, जब बहुत ज्यादा पैसे का खर्चा करेंगे तो क्या करेंगे? किस पर खर्चा करेंगे? हम ही लोग उनके बाल बच्चे हैं, हम लोग पे ही खर्चा करेंगे। मान लो
कि हमारे लिए वो स्कॉलरशिप दे दिए, हमारे लिए वो वृद्धा पेंशन दे दिए, हमारे लिए वो गर्ल्स हॉस्टल बना कर दे दिए, वो हमारे लिए सड़कें बना कर दे दिए। मतलब खर्चा कर रहे हैं अपने देश में ही ना, तो देश में खर्चा कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा पैसा बांट रहे हैं कि नहीं बांट रहा है, वृद्धा पेंशन देकर के, गैस के लिए पैसा देकर के, बहुत सारी चीजों के लिए पैसा देकर के। तो क्या हो रहा है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, मोदी जी पैसा दे रहे हैं, मोदी जी पैसा दे रहे हैं, इकट्ठा करो, बैंक में पैसा आ रहा है। तो क्या हो रहा है, मार्केट में तो ओवरऑल पैसा बढ़ ही रहा है ना, तो मनी सप्लाई क्या हो रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है। मतलब सरकार जब अपना व्यय बढ़ा देती है, सरकार जब अपना खर्चा करने लगती है ज्यादा से ज्यादा, तो मार्केट में क्या होता है, मनी सप्लाई बढ़ जाता है। वाह, क्या एक्सप्लेन होता है। मनी सप्लाई कब बढ़ गया, सरकार जब अपना खर्चा वर्चा बढ़ा देती है तो मनी सप्लाई बढ़ जाता है। सरकार का खर्चा वर्चा बढ़ने की वजह से मनी सप्लाई होता है। दूसरी बात, सरकार जो है प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट जो टैक्सेस हैं, वो डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं उसको कम कर दे। क्या कर दे, कम कर दे, कम कर दे। यहां पर एक बात समझने वाली है, यहां पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्सेस। प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्सेस का कहने का क्या मतलब है, डायरेक्ट टैक्सेस या प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स उसको कहते हैं, मान लो कि जिस आदमी पर वो टैक्स लगा है वही टैक्स वो पे करेगा, वही आदमी उस टैक्स को पे करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मेरी सैलरी 12 लाख रुपए है सलीना, 12 लाख रुपए मान लो, 12 लाख 13 लाख 14 लाख रुपए सलीना मेरा इनकम है सैलरी, तो मुझ पर सरकार लगाएगी इनकम टैक्स। क्या लगाएगी, इनकम टैक्स। कि अविनाश मिश्रा आपका सैलरी जो है एनुअल सैलरी 12 लाख रुपए है, तो आप पर कुछ परसेंटेज आपकी सैलरी से हम अपने जो राजकोष है उसमें अपना लेना चाहते हैं। मतलब आपकी सैलरी से कुछ हम लोग इनकम टैक्स लेना चाहते हैं। हमारे देश में आप रह करके कमाए हैं, बिजली का उपयोग किया है, तो उसके लिए मैं टैक्स लूंगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम से जब टैक्स कटता है तो उसको बोलते हैं इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स जो है वो जिस पर लागू होता है वही आदमी पे करता है। समझ में आ गया, मुझ पर लागू होगा तो मैं ही पे करूंगा, तुम पर लागू होगा तो तुम ही पे करोगे, ठीक है। तो ऐसे कर जिस आदमी पर लगे और वही आदमी पे कर दे तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्सेस, प्रत्यक्ष कर। तो अगर सरकार जो है उस डायरेक्ट टैक्स को कम कर दे, मतलब उसकी जो राशि है कम कर दे, मतलब कि मेरे 12 लाख पे पहले मुझे देना था 1 लाख रुपया टैक्स देना था, मान के चलो 12 लाख रुपए पर कितना टैक्स देना था, पहले 1 लाख रुपए। अब सरकार कर दे कि नहीं अविनाश कुमार, आपको अब 1 लाख नहीं देना है, अब आपको मात्र 50,000 रुपए देने हैं। क्या बोला मैं कि 12 लाख पर पहले 1 लाख रुपए लेता था मुझसे टैक्स गवर्नमेंट, उसके बाद अब कह रहा है कि नहीं अब 1 लाख नहीं, आप मुझे सिर्फ 50,000 दे दे। तो बात सुनना मेरे भाई, अब सरकार क्या कर दिया है, टैक्स मुझ पर कम कर दिया है। तो मेरे पास जो पहले 1 लाख देता था अब दे रहा हूं मैं 50,000, तो मेरा 50,000 का फायदा हुआ कि नहीं हुआ। अगर 50,000 का फायदा हो गया तो 50,000 मेरे कहाँ रहेगा, खाता में रहेगा, अकाउंट में रहेगा, मतलब मार्केट में रहेगा। मनी जो है कहाँ रहेगा, मार्केट में रहेगा। मैं उससे बहुत सारी चीजें खरीदूंगा, बहुत सारी चीजें करूंगा, मतलब मार्केट में सर्कुलेशन होगा उस मनी का, लिक्विडिटी बनी रहेगी, तरलता। एक वर्ड यहां पर समझो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी, तरलता, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब है जब मार्केट में पैसा ही पैसा हो। मार्केट किसको बोलते हैं, मार्केट समझ लो यही शहर बाजार वो वाला मार्केट नहीं, पूरा का पूरा इंडिया में जो मार्केट की बात करते हैं, मार्केट में पैसा ही पैसा हो, पैसा ही पैसा हो, इस वाले चीज को हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी। क्या बोलते हैं इस चीज को हम लोग, लिक्विडिटी बोलते हैं। अगर मेरे पास में पैसा है तो मेरे पास तरलता अधिक है। समझ में आ गया, तो तरलता। एक बात और, मनी सर्कुलेशन, ये क्या होता है सर, मनी सर्कुलेशन। मनी सर्कुलेशन का मतलब होता है मेरे से अन्य दुकानदार के पास गया पैसा, उससे किसी और के पास, उससे किसी और के पास, फिर मेरे पास, ऐसे ऐसे करते करते, मतलब एक आदमी से पैसा घूमते सबके पास, इसको बोलते हैं मनी का सर्कुलेशन होगा। इसके बाद में तरलता समझ में आ गया, पैसा ही पैसा हो मार्केट में, उसको बोलते हैं। तो बात करते हैं सरकार जब कर करती थी कम,
डायरेक्ट टैक्स कर देती है कम। तो मेरे पास जब 1 लाख देने को था, अब दे रहा हूँ 50,000, 50,000 गया मेरे जेब में, तो मेरे पास जो है लिक्विडिटी मेरा बढ़ गया। जब मेरी लिक्विडिटी बढ़ गया मतलब मेरे पास पैसा बढ़ गया, मतलब मेरे पास पैसा जब बढ़ गया तो मार्केट में मनी का सप्लाई जो है वो बढ़ गया। यानी कि यहाँ से भी सरकार जो है मनी सप्लाई क्या कर देती है, बढ़ा देती है। ये किसकी गलती है, सरकार की गलती है। सरकार को टैक्स कम करना चाहिए, बोलो नहीं करना चाहिए। अब क्या करती है सरकार, और सुनिए, एक यहाँ पर टर्म होता है एकदम शानदार टर्म, आप लोग सुनिएगा आराम से, फिस्कल स्टिमुलस। ये क्या बोला है सर, फिस्कल स्टिमुलस। फिस्कल स्टिमुलस को बोलते हैं हम लोग राजकोषीय प्रोत्साहन। राजकोषीय प्रोत्साहन। यह क्या करती है, फिस्कल पॉलिसी, अगर फिस्कल स्टिमुलस बढ़ा देती है। फिस्कल स्टिमुलस क्या कर देती है, बढ़ा देती है। अब यहाँ पर बात होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल स्टिमुलस या राजकोषीय प्रोत्साहन किसको बोलते हैं। देखो, हर एक साल के फरवरी महीना में बजट पेश होता है, इंडिया के अंदर बजट पेश होता है, मतलब कि हिसाब पेश होता है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट को, कौन कौन से राज्य को कितना पैसा देना है, उनके एक साल का खर्चा बर्चा देना है। मतलब जो है कुल मिलाकर के बात क्या बोला जा सकता है कि जो सरकार है वो फरवरी महीना में हर एक जब बजट पेश होता है तब तो अपने जो देश के लोग हैं या फिर देश के जो चलाने वाले हैं उनको पैसा देती है। क्या देती है, मार्केट में पैसा छोड़ती है, ये लीजिए एक साल का खर्चा बर्चा आप लोग चलाइए, देश को एक साल से अच्छे तरीके से चलाइएगा। तो सरकार एक बार पैसा देती है पूरे के पूरे देश को चलाने वाले को। आया समझ में, उसको बोलते हैं हम लोग बजट के द्वारा पैसा का आदान प्रदान। लेकिन ये क्या है, फिस्कल स्टिमुलस उस स्थिति को बोलते हैं जब सरकार बजट के अलावा अन्य कभी भी देश में पैसा दे, पैसा का बंटवारा कर दे, पैसे बांट दे, उसको बोलते हैं हम लोग फिस्कल स्टिमुलस। मतलब कि फरवरी में 2000 मान लो इसी साल का लेते हैं, फरवरी बीत गया है तो फरवरी में मार्केट में बजट में पैसा मिल गया सारे लोगों को जो देश को चलाने वाले हैं। अब क्या करें, मान लो कि जुलाई अगस्त जाते जाते सरकार फिर से पैसा बांट दे, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग फिस्कल स्टिमुलस, मतलब राजकोषीय प्रोत्साहन दे रही है। और इसी को बोलते हैं हम लोग हेलीकॉप्टर मनी। ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, हेलीकॉप्टर मनी, हेलीकॉप्टर मनी। जब सरकार बजट के अलावा भी पैसा अगर देती है देश के अंदर, मार्केट के अंदर, तो उसको बोलते हैं हेलीकॉप्टर मनी या राजकोषीय प्रोत्साहन। तो बताओ, अगर राजकोषीय प्रोत्साहन बढ़ा दे सरकार, यहाँ पर लिखा हूं बढ़ा दे, मतलब मार्केट में पैसा और दे दी, मतलब मनी सप्लाई क्या हो गया मेरे भाई, बढ़ गया। मैं वो टर्म बता रहा हूं जिससे मनी सप्लाई बढ़ रहा है। हर एक टर्म में देखो मनी सप्लाई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक और टर्म यहां पर आप सीखिए, एक और टर्म डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग किसको बोलते हैं, फाइनेंसिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग, घाटे का वित्तीय घाटे का वित्त पोषण। पहले आप लोग ये बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ घाटा। घाटा का क्या मतलब है, डिफिसिट बोलते हैं इंग्लिश में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिसिट, डेफिसिट उसको बोलते हैं मतलब घाटा। क्या मतलब घाटा, जब आपका आय मतलब इनकम कम हो, किससे, व्यय से। किससे, व्यय से। मतलब कि आप लोगों को खर्चा ज्यादा कर दो और कमाओ कम, मतलब कि आमदनी कम खर्चा ज्यादा, मतलब कि आमदनी 98 खर्चा रुपया, खर्चा ज्यादा है आय क्या है कम, उस स्थिति में होगा घाटा। क्या होगा, घाटा। तो सरकार को अगर घाटा हो जाती है, सरकार को घाटा होता है तो वो अपने घाटा को मतलब कि मैनेज करने के लिए क्या करता है, उस घाटे को मैनेज करने के लिए वो क्या करता है, पोषण क्या करता है, उसके लिए कैसा फाइनेंसिंग करता है, उसको हम लोग बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। सीखेंगे एक एग्जांपल के साथ।
मान लो कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में गए हो उनको शॉपिंग कराने, कि चलो आज हम चलते हैं, थोड़ा सा बाहर घूम के आएंगे, थोड़ा सा शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, अच्छा लगेगा। उसके लिए तुमने 10,000 रुपये ले लिया शॉपिंग कराने के लिए मोहतरमा को। 10,000 रुपये अपने पास में रख करके कैश चले बाजार की तरफ। जैसे ही शॉप में घुसते हो, दुकान में घुसते हो, मोहतरमा को 10,000 का सामान तो खरीद ही ले, अब उनको एक लहंगा भी पसंद आ गया है और वो जो लहंगा है वो 5,000 और डिमांड करता है। मतलब 5,000 का लहंगा मैडम पसंद कर लेती है। तुम्हारे पास कितने पैसे थे? 10,000। 10,000 तो वो उड़ा चुकी हैं, अब बच गया 5,000 और डिमांड कर रही है मैडम। क्या कर रही है? और डिमांड। तुम्हारा हो गया यहाँ पर घाटा। क्या हो गया? घाटा। तो तुम क्या करोगे अपने घाटा को भरपाई करने के लिए? अब तो इज्जत भी तो रखना है ना अपना, कि कैसे भाई जाएंगे कि नहीं है 5,000 रुपये, जाओ ब्रेकअप हो जाएगा। तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? तुम जाओगे कि आप रुको भाई, मैं थोड़ा सा आता हूँ बाहर से, ठीक है? तो जाओ, बाहर जाओगे, अपने दोस्त के पास कॉल करोगे कि भाई बहुत इमरजेंसी है, 5,000 रुपये डाल दे। 5,000 रुपये क्या कर दे? डाल दे। या फिर आप जाओगे एटीएम से 5,000 रुपया निकालोगे, ठीक है? ये काम करोगे। मतलब अपने अपने घाटा का क्या किया है? भरपाई कर रहे हो। क्या कर रहे हो? घाटे का भरपाई। मतलब वो जो पैसा तुम के पास नहीं था, उस पैसे को तुम लोग कहीं से लेने की कोशिश कर रहे हो, उसका पोषण कर रहे हो, आ जाए मेरे पास। सरकार भी तो यही काम करती है भाई, उसको भी तो घाटा होता होगा ना। तो वो घाटा के लिए किससे पैसा मांगता होगा? दो तरीके से पैसा मांगता है। घाटे का वित्त पोषण वो किसके साथ कैसे करता होगा? डेफिसिट फाइनेंसिंग कैसे करता होगा? वो करता है दो विधियों से। पहला जो है वो कहता है आरबीआई को कि आरबीआई तुम नए नोट जारी करो, नए नोट छापो। आरबीआई से नोट छपवाकर अपना घाटे का वित्त पोषण करता है कौन? सरकार। और ये काम कर लेगा आरबीआई से। फिर जो आरबीआई कहेगा कि नहीं, हम नहीं छापेंगे, अभी छापेंगे तो मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आप क्या करिए? तो कहेगा सरकार कि तब हम कौन सी करेंगे जी, हम क्या करेंगे? आप दोस्तों तुम्हारा कॉल नहीं उठाया, तुम्हारा पैसा नहीं दिया 5,000 रुपये, तुम क्या करोगे? एटीएम से पैसा निकालोगे। वही सरकार करता है, कर्ज लेता है। क्या करता है सरकार? क्या करती है सरकार? ये लोन लेती है, लोन लेती है, लोन लेकर के अपना वित्त पोषण करेगी। इन दोनों चीजों से क्या समझ में आ रहा है मेरे भाई? आरबीआई अगर पैसा छाप देगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगा कि नहीं? लोन ले लेगा सरकार, लोन ले लेगी सरकार तो क्या करेगी? मार्केट में ही वो पैसा खर्च करेगी। तो उस सब मिला जुला की बात तो यही ना आ रहा है कि मनी सप्लाई जो होगा मार्केट में वो बढ़ जाएगा। समझ में आ गया क्या? अब समझ में आती है बातें इतनी, और आगे चलते हैं। ये सब यही चल रहा है, मांग जनित मुद्रास्फीति। मैं बहुत सारी टर्म बता रहा हूँ आप लोगों को, महंगाई क्यों बढ़ रहा है, महंगाई क्यों बढ़ रहा है, ये सारी बातें और सुनो। अगर एक पर्टिकुलर आदमी मतलब मैं अपना बचत जो है क्या कर दूं? कम कर दूं। बचत कम कर दूं मतलब मैं अपना पैसा बचाना कम कर दिया। बचत किसको बोलते हैं? बचत बराबर क्या होता है? जो मेरा आय है, इनकम, उसमें से अगर मैं अपना व्यय घटाता हूं, मतलब ये हुआ कि मेरा जितना पैसा मैं कमाता हूं और जितना मैं उड़ाता हूं, अगर मैं कमाने में से अपना उड़ाने वाला पैसा घटा देता हूं तो जो बचता है उसको हम लोग बचत बोलते हैं, सेविंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेविंग्स। ठीक है? तो अगर मेरा सेविंग्स कम हो जाए, मतलब मेरा सेविंग्स कब होगा मेरे भाई? जब सेविंग्स मेरा तब कम होगा जब मेरा जो ये व्यय है, जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाए। मतलब मैं जब खर्चा बहुत ज्यादा करने लग जाऊंगा तभी ना मेरा सेविंग्स कम होगा। मेरे पास पैसा कम कब होगा? जब मैं खर्चा ज्यादा करूंगा। तो मतलब कि मैं खर्चा ज्यादा कर रहा हूं, मतलब मैं मार्केट में पैसा छीट रहा हूं। मार्केट में जब मैं पैसा छीट रहा हूं तो क्या हो रहा है मेरे साथ? मार्केट में क्या हो रहा है? मनी सप्लाई क्या हो जा रही है? बढ़ जा रही है सरकार। अब चलते हैं आगे की तरफ। अगर मेरे पास विदेशी मुद्रा भंडार ज्यादा हो जाए, विदेशी
मुद्रा भंडार, मतलब मेरे पास विदेशों के नोट जो है, विदेशी के जो पैसा है वो ज्यादा हो जाए, विदेशी मुद्रा भंडार ज्यादा हो जाए। क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। तो मतलब कि पहले $1 तो मेरा जो मेरे पास $5 है, मान लो $1 का दाम है 80 रुपए, तो उस हिसाब से मेरे पास तो $400 हो गया ना। तो मेरे पास में विदेशी मुद्रा है, तो मैं क्या चाहूंगा कि विदेशों से मेरा सामान आए, तो और चाहूंगा तो मनी सप्लाई यहाँ पर भी क्या होती है? बढ़ जाती है। जब विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है तब। एक बात और समझो, एक बात और, मुद्रा का मूल्य ह्रास हो जाता है। जब मुद्रा का मूल्य ह्रास हो जाता है तब, हो जाता है तब। अब बात करो, आराम से सुना मेरे भाई, मैं समझाता हूं मुद्रा का मूल्य ह्रास का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मुद्रा का मूल्य ह्रास। मान के चलो कि पहले मैं देता था 50 रुपया, तो मुझे मिलते थे $1। कितने में डॉलर? $1। ठीक है। अब दे रहा हूं मैं 70 रुपया, तो अभी भी मुझे मिल रहा है सिर्फ $1। कितना मिल रहा है? $1। मतलब पहले जो मैं 50 रुपया में $1 खरीदता था, अब वही $1 मुझे 70 रुपया में मिल रहा है। मतलब मेरे देश की मुद्रा का वैल्यू जो है कम हो गया। मतलब उस मूल्य, उसका जो मूल्य है, उसका मूल्य जो है वो क्या हो गया? कम हो गया। मतलब कि हमारे देश की मुद्रा का वैल्यू कम हो गया। इसको बोलते हैं मुद्रा का मूल्य ह्रास। अब समझो इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है सर मार्केट में, कैसे मनी सप्लाई बढ़ेगा वो देखो। मान लो कि मैं किसी सामान को बेचता हूं, क्या करता हूं, मैं इंडिया में रहता हूं और मेरा जो सामान है मान लो कि दुबई जाने वाला है, और दुबई वालों को मैं सामान बेचता हूं 1 लाख रुपए का। कितने रुपए का? 1 लाख रुपए। क्या करता हूं? बेचता हूं या फिर निर्यात करता हूं। बेचने को बोलते हैं हम लोग निर्यात, ठीक है, एक्सपोर्ट करता हूं। कितने रुपए का? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का सामान मैं बेचा दुबई को। अब दुबई जो है इसके बदले में मुझे जो है पहले कितना डॉलर देता था? दुबई नहीं, चलो मुझे कितना पैसा डॉलर देता था? दुबई में डॉलर नहीं चलता है, समझने की बात हो रही है। तो दुबई में जो है वो डॉलर देता था, मान लो कि अमेरिका ही है, मान लेना भाई अमेरिका के बाद, तो अमेरिका मुझे 1 लाख रुपए के बदले में कितना डॉलर देगा बताओ तो? 50 रुपए का $1 है, तो 1 लाख रुपए के लिए मुझे कितना डॉलर देता? $2000 देगा। कितने डॉलर? $2000 मुझे फटाक से दे देता था। मैं अमेरिका को बेचा 1 लाख का सामान, तो वो मुझे डॉलर दिया 2000। अब जब $1 का दाम हो गया 70 रुपया, तब मुझे अमेरिका कितना पैसा देगा मेरे भाई, मेरे लाल? कितना पैसा देगा? लगभग 1400 रुपया। लगभग कितना? $1400 देगा। कितना देगा? $1400। अब सुनो आराम से, अब आराम से सुनना मेरे भाई। अमेरिका वाला देखा कि पहले जो 1 लाख का सामान था मुझे $2000 देकर खरीदने पड़ते थे, लेकिन वही सामान 1 लाख का सामान अब मुझे $1400 देकर ही खरीदने पड़ रहे हैं। मुझे $600 का फायदा हो रहा है। तो क्यों ना मैं निर्यात को बढ़ा दूं, क्यों ना मैं क्या कर दूं? निर्यात को बढ़ा दूं। निर्यात को, सॉरी, इंडिया मतलब वो क्या चाहेगा अमेरिका का, मैं क्यों ना बहुत सारी आयात अपने बढ़ा दूं, बहुत सारे सामान खरीद लूं मैं इंडिया से। तो इस प्रकार से इंडिया का जो निर्यात है वो बढ़ जाएगा। इंडिया का निर्यात क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? अब जब बढ़ जाएगा तो बहुत सारी चीजों खरीदेगा, बहुत सारी, जब पैसे से खरीदेगा डॉलर देंगे तो विदेशी मुद्रा क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। किसके पास? इंडिया के पास। तो क्या हो जाएगा? मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। किसमें? इंडिया में। तो ये था मुद्रा का मूल्य ह्रास। आ गया समझ में? एक जो कारण और है वो है मार्केट में समानांतर मनी आ जाए, समानांतर मुद्रा का प्रचलन हो जाए। समानांतर मुद्रा किसको बोलते हैं भाई? पैरेलल मनी।
पैरेलल मनी। पैरेलल मनी किसको बोलते हैं? पैरेलल मनी उसी को, काला धन को, ब्लैक मनी को। ब्लैक मनी हो गया, ब्लैक मनी, हिंदी में काला धन, काला धन। उसके बाद में जाली नोट, नकली नोट, नकली नोट छाप करके उसको बोलते हैं हम समानांतर मुद्रा का प्रचलन। मतलब एक तो मुद्रा चल रही है जो आरबीआई और सरकार छाप रहा है, ठीक है, वो नोट चल रहा है, और उसके बदले में उसके साथ साथ अगर जाली नोट भी चल जाए तो उसको बोलते हैं उसी समानांतर में, उसी के समानांतर में, असली नोट के साथ में, उसी नोट के साथ में हमारा ये भी चल रहा है नकली नोट, तो उसको बोलते हैं समानांतर मुद्रा का प्रचलन। अब बात करते हैं कि ब्लैक मनी किसको बोलते हैं? काले काले नोट को ब्लैक मनी कहते हैं। है बात? नहीं है। वो मनी जिसके बदले में हम सरकार को कोई टैक्स नहीं देते हैं, जिसका मैं वो सारे मनी जिसका हिसाब मैं सरकार को नहीं देता हूँ, वो मनी जिसके बारे में सरकार को पता नहीं होता है, उसको बोलते हैं ब्लैक मनी। तो अगर ब्लैक मनी और नकली नोट अगर ज्यादा हो जाते हैं, प्रचलन अगर बढ़ जाता है, तो क्या होगा मेरे भाई? जब प्रचलन बढ़ जाएगा, ऐसी चीज होगा, तो मार्केट में उसी के जैसे ही नोट्स आएंगे तो मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये सारे जो कारण थे वो था डिमांड पुल इन्फ्लेशन के कारण। आया समझ में? क्या क्या मैं बताया हूं, आराम से एक बार में समझो। मैं पढ़ाया हूं कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार। पहला जो टाइप है मांग जनित मुद्रास्फीति। उपभोक्ता के मांग जब बढ़ जाएगा तो उससे एक मुद्रास्फीति पैदा होती है, उसको बोलते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब बताओ मांग कैसे बढ़ेगा? मांग तभी बढ़ेगा जब मुद्रास्फीति में, मार्केट में जब मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, मतलब लोगों के पास पैसा ही पैसा हो जाएगा, तब डिमांड बढ़ेगा। अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से कारण है जिससे मनी सप्लाई बढ़ता है मार्केट के अंदर। तो वो सारे कारण मैं 8 कारण बताया हूँ, मनी सप्लाई बढ़ने के 8 कारण। सबसे पहले जो मैं कारण बताया हूँ, सरकार की व्यय बढ़ जाए, खर्चा बर्चा ज्यादा करने लग जाए सरकार मार्केट में, तो मार्केट में मनी सप्लाई मनी ही मनी हो जाएगा। सरकार क्या करने लगे? प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स को कम कर दे। डायरेक्ट टैक्स को कम करेगी तो लोगों के पास पैसा ही पैसा होने लगे जाएगा। उसके बाद में फिस्कल स्टिमुलस देने लगे सरकार बजट के अलावा भी पैसे बांटने लग जाए, तो उसको बोलते हैं हेलीकॉप्टर मनी, और इससे भी पैसा बढ़ता है मार्केट में, मनी सप्लाई बढ़ता है। उसके बाद में डिफिसिट फाइनेंसिंग करने लगे, मतलब घाटे का वित्त पोषण करने लग जाए, मतलब कि उसके जो घाटे क्या होता है, आय से ज्यादा व्यय खरीदने लग जाए सरकार, तो उसको घाटा होगा, और उस घाटे को कवर करने के लिए वो आरबीआई से नोट छपवाएगा कि भाई तुम नोट छाप, मेरा घाटा खत्म हो जाए। या तो वो लोन ले लेगा दूसरे देश के साथ में, तो वो भी अगर लोन लेगा, चाहे आरबीआई से नोट छपवाएगा, तो मार्केट में मनी बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा। और बात करते हैं बचत जो हम लोगों के बारे में कह रहा है बात, कि अगर बचत हमारा कम हो जाए, मतलब बचत कम हो रहा है, मतलब मेरा खर्चा ज्यादा हो रहा है, जब मेरा खर्चा ज्यादा हो रहा है इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं पैसा खर्चा कर रहा हूँ, तो मेरा मनी सप्लाई क्या बढ़ रहा है। आपका बात करते हैं विदेशी मुद्रा भंडार। विदेशी मुद्रा भंडार अगर जैसे ही बढ़ेगा, मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मैं चीजें खरीद लूं, तो मेरा मनी सप्लाई भी बढ़ जाएगा। अब मुद्रा का जब मूल्य ह्रास हो जाएगा, मतलब मुद्रा का मूल्य ह्रास मतलब 50 रुपए का पहले $1 मिलता था, अब 70 रुपए का, मतलब मेरे इंडिया के जो नोट है, मुद्रा है, उसका वैल्यू कम हो गया, उसको बोलते हैं मुद्रा का मूल्य ह्रास। जब मुद्रा का मूल्य ह्रास हो जाता है तो निर्यात बढ़ जाते हैं। निर्यात क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। जब निर्यात बढ़ेगा तो पैसे आएंगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगा। और एक लास्ट में बताया हूं समांतर मुद्रा का प्रचलन, मतलब कि पैरेलल मनी, यानी कि पैरेलल मनी, ब्लैक मनी या फिर नकली नोट का प्रचलन अगर बढ़ जाता है मार्केट में, तो उसको बोलते हैं, उससे भी मनी सप्लाई बढ़ जाता है और मुद्रास्फीति समझ में आता है। तो आप लोगों को क्या बहुत सारी बातें पता चला आज कि आखिर क्यों बढ़ता है महंगाई। महंगाई के बढ़ने के मैंने 8 कारण बताया हूं, और 8 कारण आप लोगों को समझ में आया है तो एक बार लिखिए कमेंट में कि ये जो है फर्स्ट टाइप का जो मुद्रास्फीति, मांग जनित मुद्रास्फीति, वो क्लियर हो गया। तो अगर क्लियर हो गया है तो हम लोग बढ़ते हैं लागत जनित मुद्रास्फीति के तरफ, तो करके रख देते हैं। आइए सबसे पहले ये बात करते हैं लागत क्या होता है। एकदम आराम से सुनना मेरे भाई। लागत क्या होता है? लागत मतलब किसी चीज को बनाने में लगा हुआ पूंजी, मतलब इस मार्कर को बनाने में जितना पैसा लगा है उसको बोलते हैं लागत। तो लागत किसको लगेगा? लागत किसका मतलब ज्यादा होगा? एक उपभोक्ता का या उत्पादक का? एक उत्पादक का। क्यों? क्योंकि उत्पादक ही तो चीजों को बनाता है, जो बनाएगा उसी का ना पैसा लगेगा जी, उत्पादक का। क्या होता है उत्पादक का? उत्पादक का अगर किसी चीज को बनाने में ले लिख देता हूं पूरा का पूरा सेंटेंस,
किसी चीज को बनाने में, क्या होने में, बनाने में, किसी चीज को प्रोडक्शन करने में यदि उत्पादक को, किसको, उपभोक्ता को, इसमें आता था, उत्पादक इसमें आता है, उत्पादक को अधिक लागत लगने लग जाए, अधिक लागत लगने लग जाए, उस स्थिति में क्या होगा। अब सुनना आराम से मेरे भाई, कि अगर मैं एक उत्पादक हूं, मैं एक शर्ट बनाता हूं और उस शर्ट को बनाने में पहले मुझे 10,000 रुपए लगते थे, ठीक है, अब उस शर्ट को बनाने में मुझे अब लग रहे हैं 20,000 रुपया, मतलब मेरा जो लागत है डायरेक्टली बढ़ गया है। क्या हो गया है, बढ़ गया है। मैं एक उत्पादक हूं, मेरे जो चीज को बनाने में मेरा अधिक लागत लगने लग जाए, अधिक लागत मतलब अधिक पैसा लगने लग जा रहा है, मतलब 10,000 पहले लगता था, अब 20,000 लग रहा है। तो मैं क्या करूंगा भाई, जब पैसा मेरा ज्यादा लगेगा तो मैं करूंगा चीजों को कम बनाऊंगा। क्या करूंगा, मैं शर्ट्स का प्रोडक्शन क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। मतलब कि यहाँ से यही समझ में आ रहा है कि जो सप्लाई है मार्केट में शर्ट का वो कम हो जाएगा, मतलब कि एग्रीगेट सप्लाई। एक होता है एडी, एक होता है एएस। एडी मतलब एग्रीगेट डिमांड, दूसरी बार बता रहा हूं, अब कभी नहीं बताऊंगा, याद कर लो इसी को, इसी बार। एग्रीगेट डिमांड, संपूर्ण मांग, पूरे के पूरे डिमांड को बोलते हैं संपूर्ण मांग, और इसको बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई, संपूर्ण आपूर्ति। तो अगर मार्केट में मेरा जो लगने लग जाए पैसा ज्यादा बनाने में, तो मैं क्या करूंगा, सप्लाई कम कर दूंगा, सारे के सारे जो एस है मैं क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा, घटा दूंगा, मैं मार्केट में सप्लाई कम कर दूंगा। पॉइंट यहीं पर समझ में आती है कि अगर मार्केट में सप्लाई कम हो जाए किसी चीज का, तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं लागत जनित मुद्रास्फीति। और ये जो सप्लाई है क्यों कम हो जा रही है, क्योंकि चीजों को बनाने में जो है लागत, ये जो कॉस्ट पैसा जो है ज्यादा लग जा रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग लागत जनित मुद्रास्फीति। एक ऐसी टाइप की मुद्रास्फीति जो अधिक पैसे लगने की वजह से, अधिक लागत लगने की वजह से सप्लाई कम हो जाए, ऐसी मुद्रास्फीति में उसको हम लोग बोलते हैं लागत जनित मुद्रास्फीति। ये टर्म आप लोग लिख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो तमाम कारण देखते हैं कि कैसे, आखिर क्यों, कारण देखते हैं कि आखिर क्यों मनी सप्लाई जो है, मनी सप्लाई बोल रहा हूँ, एग्रीगेट सप्लाई कम हो जा रही है। मार्केट में एग्रीगेट सप्लाई क्यों कम हो जा रही है, इसी चीज को हम लोग बहुत सारे कारणों की वजह से देख रहे हैं। चलिए, सबसे पहला जो कारण है, यहां से चालू कर रहा हूं मैं, वहां से यहीं से चालू किया जाए, इधर से चालू करता हूं, ठीक। पहला जो कारण है, कारण नंबर फर्स्ट, ठीक, फर्स्ट कारण छोड़ना, यहीं से देख लीजिएगा आप लोग, यहां से स्टार्ट किया गया है टॉपिक को। फर्स्ट कारण, मान लो कि मैं बात कर रहा हूं कि क्यों आखिर मार्केट में एग्रीगेट सप्लाई मेरा कम हो जा रहा है, किसी चीज का मार्केट में सप्लाई क्यों कम हो जा रहा है, उस बात को हम लोग देख रहे हैं। अगर जमाखोरी हो जाए मार्केट में, क्या हो जाए, जमाखोरी, होर्डिंग हो जाए। क्या होता है होर्डिंग, अभी समझा रहा हूं। होर्डिंग हो जाए या हो जाए तुम्हारा स्पेकुलेशन। क्या टर्म होता है, अभी समझ में आएगा। स्पेकुलेशन का स्पेलिंग थोड़ा ध्यान रखिएगा, SPECU, स्पेकुलेशन, सट्टेबाजी। क्या बोलते हैं इसको, सट्टेबाजी। आराम से सुना, सबको समझ में आएगा। जमाखोरी किसको बोलते हैं, जमाखोरी इसको बोलते हैं चीजों को स्टोर करके रख लेना, चीजों को स्टोर करके रख लेना। मतलब क्या हुआ सर,
मतलब कि ये हुआ कि मान लो कि प्याज का दिन चल रहा है, प्याज का दिन चल रहा है, प्याज कुड़ा गया, प्याज जब कुड़ा गया तो प्याज जो है उस प्याज को ले जा करके अभी नहीं कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाए, मतलब कि गोदाम में रख दिया जाए पूरे के पूरे प्याज को। और जब पूरे के पूरे प्याज को अगर हम गोदाम में रख देंगे मेरे भाई, तो उस टाइम पर प्याज का सप्लाई पूरे मार्केट में हो पाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा प्याज कहाँ चला गया है? गोदाम के अंदर। तो सारा का सारा प्याज गोदाम में है तो मार्केट में तो है ही नहीं। प्याज का सप्लाई हो गया कम, प्याज का सप्लाई अगर कम हो गया तो उसका कीमत क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अरे भाई समझो कि पहले 100 लोग बेचते थे प्याज एक मार्केट में, अब बेच रहे हैं सिर्फ 2 लोग। क्यों? क्योंकि प्याज है ही नहीं मार्केट में, सप्लाई ही नहीं हो रहा है प्याज का। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो प्याज चला गया है गोदाम में। तो 100 की जगह पर 2 आ गए। जब 2 बेचेंगे प्याज तो अपने हिसाब से ना प्राइस सेट करेंगे कि नहीं भाई, अब उस लोगों में सोचेंगे अब तो तुम आ गए हो गरज में। किसमें? गरज में। मैं अगर 100 रुपए किलो प्याज बेचूंगा तो तुमको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से हो जाती है महंगाई बढ़ जाती है। पहले जो 20 रुपए किलो था अब हो गया है 100 रुपए किलो। 80 रुपए का महंगाई बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो इसको बोलते हैं जमाखोरी की वजह से बढ़ती हुई मुद्रास्फीति। जमाखोरी की वजह से चीजों को ज्यादा स्टोर करके रख लिया जाएगा तो वही बढ़ जाएगी मुद्रास्फीति। अब बात करते हैं स्पेकुलेशन। सट्टेबाजी क्या है? सट्टेबाजी इसको बोलते हैं कि कम कीमत पर चीजों को खरीदना एवं अधिक कीमत पर बेचना। आया समझ में कुछ? वही बात हो गया। जब देखा मैं कि मार्केट में प्याज ही प्याज है, प्याज का दिन कोड़ा गया मेरे खेत में, तो मैं क्या करूंगा? जाऊंगा किसानों के पास, कहूंगा कि मुझे 10 क्विंटल प्याज चाहिए। 10 क्विंटल में प्याज, अभी जो मार्केट है सीजन है तो मुझे 20 रुपए किलो मिल गया प्याज, ठीक है। 10 क्विंटल में प्याज खरीद के कोल्ड स्टोरेज में रख दिया, तो मैं कम कीमत पर प्याज खरीद लिया। अब आएगा बरसात का दिन, जब मार्केट में कोई सप्लाई नहीं हो रहा है प्याज का, तो मैं ले जाऊंगा अपना 10 क्विंटल, पटकूंगा मार्केट में, कहूंगा कि ले ले भाई 100 रुपए किलो प्याज, 100 रुपए किलो प्याज। तो हो गया अधिक कीमत पर मैं बेचा। तो अगर कम कीमत पर खरीद करके अधिक कीमत पर बेच रहा है आदमी, तो उसको बोलते हैं सट्टेबाजी, स्पेकुलेशन। इसकी वजह से भी मुद्रास्फीति पनपती है। डिमांड, महंगाई ज्यादा हो जाता है, अधिक से अधिक प्राइस पर बेचा जाता है किसी चीज को। जमाखोरी में भी समझ में आ गया आप लोगों को। और समझते हैं, ये कारण एक था। दूसरा कारण आगे समझते हैं। दूसरे कारण में बात करेंगे हम लोग सप्लाई शॉक। सप्लाई शॉक की वजह से हिंदी में बोलते हैं आपूर्ति अड़चन। आपूर्ति अड़चनों की वजह से, अड़चन की वजह से, या फिर बोटलनेक इन्फ्लेशन। क्या टर्म होता है ये सब? कुछ समझ में आएगा भाई, आराम से। बोटलनेक इन्फ्लेशन, या फिर हिंदी में बोटलनेक ही बोलते हैं, या फिर स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, या फिर बुनियादी ढांचों, बुनियादी ढांचों के वजह से जो इन्फ्लेशन पनपता है उसका। सबसे पहले बात करते हैं सप्लाई शॉक। सप्लाई शॉक मतलब क्या? सप्लाई मतलब शॉक। अब अड़चन मतलब क्या होता है? किसी काम को करने जाओ और काम में आ जाए रुकावट। मतलब कि अगर मैं प्याज लेकर जाता हूं मंडी में, जब मंडी में प्याज लेकर जाता हूं तो बीच में पुल गिर जाता है। पुल क्या हो जाता है? गिर जाता है। तो मेरा जो लोरी था प्याज से भरा हुआ, वो तो अब नहीं ले जा पाएगा मार्केट में। तो प्याज का हो गया शॉर्टेज मार्केट के अंदर, मंडी के अंदर। तो जो प्याज बचे थे मार्केट में, उसका दाम क्या हो जाएगा? अचानक बढ़ जाएगा। तो महंगाई हो गया। अब जो सप्लाई टूट जाएगा किसी चीज का, तो मार्केट में नहीं आएगा सामान। तो जो पहले से मार्केट में चीजें थी उसकी बढ़ जाएगी डिमांड और बढ़ जाएगा, आ जाएगी मुद्रास्फीति। ये था अड़चन की वजह से। सप्लाई जब टूट जाता है तो उसको सप्लाई शॉक बोलते हैं। अब बात करते हैं बॉटलनेक इन्फ्लेशन का। बॉटलनेक इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है, बॉटलनेक में
कि इसलिए क्या हुआ, सप्लाई टूट जाए, चीजों की आपूर्ति श्रृंखला ही टूट जाए, ठीक ना, आपूर्ति श्रृंखला टूट जाए। बोटलनेक इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं, मान लो कि मार्केट में सप्लाई कम हो जाए, किसी चीज का सप्लाई कम हो जाए परंतु डिमांड सेम रहे, डिमांड क्या रहे, सेम रहे, डिमांड समान रहे, फिर भी इसके वजह से ही बोटलनेक इन्फ्लेशन होता है। सप्लाई कम हो जाए लेकिन डिमांड उतना ही है, मतलब कि इस मार्केट को खरीदने वाले अभी भी 100 लोग हैं लाइन में खड़े। अब क्या हुआ कि मेरे जो होलसेलर था, मार्कर देने वाला, अब कह रहा है कि मैं मार्कर नहीं दूंगा, मतलब डिमांड सप्लाई क्या हो गया मार्कर का, कम, लेकिन डिमांड सेम, 100 लोग ही खरीदने वाले अभी भी हैं। तो क्या करूंगा मैं इस मार्कर को, तुम लोग खुद बताओ। इस मार्केट का सप्लाई टूट गया है, इस मार्कर का दाम मैं क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा, इसकी वजह से भी क्या होती है, सप्लाई कम हो जाती है, एग्रीगेट सप्लाई कम, और इनकी वजह से भी क्या होता है, सप्लाई कम, एएस जो है वो घट जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं बोटलनेक इन्फ्लेशन। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन की वजह से, बुनियादी ढांचों के आधार पे। बुनियादी ढांचा के आधार पर मतलब क्या, मतलब कि मान लो ना कि स्ट्रक्चर ही खराब है, मतलब रोड खराब हो गया, हॉस्पिटल्स खराब हो गए, उन सारी वजहों से अगर महंगाई बढ़ती है तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, ठीक ना। अब आगे बात करते हैं, आगे की तरफ चलते हुए अन्य तरीके के और भी कारण देखते हैं जिससे हमारा सप्लाई कम हो जाए या फिर कॉस्ट ज्यादा लगे बनाने में, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अगर कॉस्ट कब ज्यादा लगेगा मेरे भाई, कॉस्ट जब लोग हाई वेजेस मांगने लग जाए, हाई वेजेस, अधिक मजदूरी मांगने लग जाए, अधिक मजदूरी मांगने लग जाए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई वेजेस, वेजेस किसको बोलते हैं, मजदूरी, मतलब मैं अगर किसी कंपनी में काम करता हूं तो उस कंपनी के काम, मेरे काम करने की वजह से जो मुझे पैसा मिलेगा उसको बोलते हैं मजदूरी, ठीक है। तो मैं कहूंगा मुझे 10,000 रुपये मजदूरी मिलता था, अब मैं कहूंगा कंपनी वालों से, सुनो भाई अब मुझे 10,000 नहीं चाहिए, अब मुझे मजदूरी दो 20,000 रुपया, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, अपना मजदूरी बढ़ा रहा हूँ, हाई कर रहा हूँ अपना वेजेस, अपना मजदूरी क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। तो अब बताओ, अब क्या करेगा कंपनी वाला, करेगा कि भाई ये तो मांग रहा है ज्यादा, तो चीजों को क्या करेगा, महंगा करेगा, क्या करेगा, चीजों को महंगा करेगा। पहले जो वो 100 रुपए का सामान बेचता था, अब करेगा वो थोड़ा सा बढ़ाएगा, 50-100 रुपए और बढ़ाएगा। तो मेरे मांगने की वजह से, वो हाई वेजेस की वजह से भी एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाता है, कम, एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाता है। एग्रीगेट सप्लाई क्यों कम, क्योंकि मैं हाई वेजेस करूंगा, मैं बाहर जाऊंगा, चीजें कम बनेगी, ठीक है। तो ये हाई वेजेस की वजह से। एक और बात, और ये जो कारण होगा, लास्ट कारण होगा, सरकार क्या करे, अप्रत्यक्ष कर में, अप्रत्यक्ष कर, ये क्या होता है वो बता रहा हूं मैं, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो कर दे ज्यादा, इनडायरेक्ट टैक्स क्या कर दे, बढ़ा दे। इनडायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं, जीएसटी को, इसको जीएसटी बढ़ा दे सरकार। अब सुनना आराम से मेरे भाई कि क्या होता है अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर क्या था, जिस पर लागू होगा वही देगा। मान लो कि मैं एक कोचिंग चलाता हूं, ठीक है, मैं एक कंपनी चलाता हूं, चाहे मानो कि मैं एक कोचिंग चलाता हूं, कोचिंग से ज्यादा समझ में आया, मैं कोचिंग चलाता हूं, मैं उस कंपनी का मालिक हूं, उस कोचिंग का क्या हूं, मैं मालिक हूं, डायरेक्टर हूं। तो सरकार जो है मेरे कंपनी के ऊपर लगाएगी टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। लगाई किस पर है, मुझ पर। किस पर लगाई है, अविनाश मिश्रा पर लगाई है, ठीक। तो मैं अपने घर से उसको टैक्स नहीं दूंगा, मतलब क्या करूंगा, मेरे ट्यूशन में आएंगे बच्चे पढ़ने, मेरे कोचिंग में बच्चे पढ़ने आएंगे, तो मैं उनके फीस में लिखूंगा 5,000 रुपया साल भर का फीस है, और 100 रुपया जो है जीएसटी है। 100 रुपया क्या है, जीएसटी है। तो कुल मिलाकर फीस तुम्हारा हो गया 5100 रुपए। कितना रुपए, 5100 रुपए, जो मुझे तुम पे करो,
उसके बाद में तुम्हारा एडमिशन होगा। मतलब मैं जो मेरा जीएसटी था उसको किससे लिया हूं? उस स्टूडेंट से लिया हूं। किससे लिया हूं? उस स्टूडेंट से। मैं अपने जेब में से निकाल करके वो जीएसटी पे नहीं किया हूं सरकार को, मैं उस स्टूडेंट से कहा हूं कि मुझे 100 रुपया दो जीएसटी भरने के लिए। तो मुझ पर लागू हुआ था ना जीएसटी, लेकिन पे कौन किया है? स्टूडेंट। इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो लागू किसी के ऊपर हो और पे कोई और करे। तो ऐसा अगर सरकार बढ़ा देती है, कहती है कि नहीं आप लोगों को अप्रत्यक्ष कर जीएसटी ज्यादा देना है, तो मैं भी क्या करूंगा, फीस जो है मैं अपना ट्यूशन फीस क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। कि भाई अब जो सरकार है पहले 100 रुपए लेते थे, तो अब 200 रुपए, तो 200 रुपए मैं तुम लोगों से लूंगा। तो पहले जो मेरा 5100 रुपया फीस था अब 5200 रुपया हो गया। इसकी वजह से भी होता है महंगाई बढ़ जाता है, एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाता है और महंगाई बढ़ जाता है। तो ये सारी तमाम बातें थी लागत जनित मुद्रास्फीति के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा लास्ट वाली चीज, निर्मित मुद्रास्फीति के बारे में। और निर्मित मुद्रास्फीति पढ़ने के बाद में यहीं पर आज क्लास को खत्म करेंगे। निर्मित मुद्रास्फीति या बिल्ड इन इन्फ्लेशन बात करते हैं आराम से। इधर समझना मेरे भाई, अगर मैं सरकार के पास जाकर के कहता हूं कि मेरा वेजेज जो है, मेरा जो मजदूरी है वो बढ़ाओ, क्या करो, बढ़ाओ। सरकार क्या करेगी, सॉरी कंपनी वाले क्या करेंगे, मेरा कहेंगे ठीक है मैं मजदूरी बढ़ा देता हूं तुम्हारा, तो मजदूरी बढ़ा देता हूं। तो इधर देखो, मजदूरी अगर बढ़ाता है कंपनी वाला और मजदूरी बढ़ता है मेरा, तो मैं क्या करूंगा और कंपनी वाला क्या करेगा। आराम से सुनो, अगर मजदूरी बढ़ाता है कंपनी वाला, इधर कंपनी वाली की बात चल रही, अगर मेरा मजदूरी बढ़ रहा है कंपनी वाले के साथ में बढ़ा रहा है, तो कंपनी वाला क्या करेगा, अपने घर से तो पैसा देगा नहीं मुझे, वो अपने जो प्राइस है वो करेगा, उसमें बढ़ोतरी, उसका दाम बढ़ाएगा, प्राइस सॉरी वो जो प्रोडक्शन करता है उस प्रोडक्शन की जो वस्तु है उस पर टाइम अपना जो कॉस्ट है उसका बढ़ाएगा। मतलब कि एग्रीगेट सप्लाई थोड़ा सा क्या करेगा, कम। क्या करेगा, कम। और जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे, मतलब हाई वेजेस, मेरे पास मजदूरी और आ गया, मेरे पास पैसे आ गया, मेरा मनी सप्लाई बढ़ गया। जब मेरा मनी सप्लाई बढ़ जाता है तो मैं क्या करूंगा, मनी सप्लाई मेरा बढ़ गया है तो मैं किस में आ जाऊंगा, मांग जनित मुद्रास्फीति में। किसमें आ जाऊंगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन में, मांग जनित मुद्रास्फीति में। और यहां से अगर कंपनी वाले एग्रीगेट सप्लाई कम कर देते हैं तो महंगाई बढ़ जाएगी, इसको बोलते हैं लागत जनित मुद्रास्फीति। देख रहा है मजदूरी बढ़ने की वजह से कितने दुख होता है, कितना महंगाई बढ़ता है, लागत जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति। तो तुम्हारे महंगाई बढ़ने से तुम्हारा फायदा, बाकी देश का घाटा। तुम्हारे मजदूरी लेने से कंपनी वाले को घाटा। क्या हो रहा है, कंपनी वाले को घाटा। तो ये क्या होता है, बिल्ड अपने अंदर ही बनता चला जाता है। इसके वजह से ये, इसकी वजह से ये, इसकी वजह से ये, इसकी वजह से ये, मतलब अपने में रिपीट होते चल जाते हैं, बनते 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 जाते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं निर्मित मुद्रास्फीति। एक की वजह से दूसरा भी बन जाता है, बिल्ड इन इन्फ्लेशन। ये था पूरा का पूरा आप लोगों का कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार, और तमाम चीजें पता चली होंगी, तमाम कारण पता चला होगा आज कि महंगाई क्यों बढ़ता है किसी देश के अंदर। समझ में आ गया। तो ये सारी चीजें आप लोगों को अगर क्लियर है तो आप लोग कमेंट में लिखें कि सब कुछ क्लियर हो चुका है, और ये भी लिखना है कि आज आप लोगों को कितना समझ में आया है, कौन कौन सा कारण महंगाई बढ़ने का। और आप लोग अगर अच्छा लग रहा है वीडियो को तो थोड़ा सा आप लोग देखते रहे वीडियो को, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सब बहुत कुछ अच्छा लगा होगा, बहुत सारी बातें पता चली होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू।